जी हाँ दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है सर जी? हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप बताओ। हम भी बहुत 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 बढ़िया हैं। तो सर जी, आज हम चालू कर रहे हैं नया टॉपिक। तो देखो यार, एक ना टॉपिक है हमारे सिलेबस में जो ना बिल्कुल फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन पे आइडियली हमें पढ़ाना चाहिए। फाउंडेशन से मेरा मतलब है बेस लेवल पे। बट यार देखो क्या होता है ना, इंटरेस्ट बच्चे का ना लॉ में तब बनेगा जब हम उसे कोई इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाएंगे। मेजर मेजर चीजें तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी पहली क्लास के अंदर कि लॉ कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है। कि भाई पहले क्या आता है, पहले बिल आता है। बिल दोनों हाउसेज में पास होता है, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर पार्लियामेंट में। बेसिकली ये दोनों हाउसेज जो है पार्लियामेंट में ही तो होते हैं। उसके बाद किसकी अप्रूवल लगती है? उसके बाद लगती है हमारी अप्रूवल प्रेसिडेंट की। और उसके बाद जो बिल है वो एक्ट बन जाता है और उसके बेसिस पे फिर हम काम करते हैं। जैसे फाइनेंस बिल हर साल आता है, ऐसे ही फाइनेंस एक्ट भी हर साल आता है। पहले बिल आता है फाइनेंस बिल और फिर वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। पहले लोकसभा अप्रूव करती है, फिर राज्यसभा, और फिर बाद में कौन साइन करता है? प्रेसिडेंट। अच्छा सर, ये तो हमने सर आपको आपके साथ पहली क्लास में ही पढ़ लिया था। तो सर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? तो बच्चों देखो, इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि क्या लॉ होता है, किन किन चीजों से लॉ बनता है, उसके बाद कौन कौन सी तरह की कोर्ट होती है, उसके बाद कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज गवर्न करने। एक नया टॉपिक जो आईसीआई ने इंट्रोड्यूस करा है वो भी हम देखेंगे। और क्या देखेंगे सर? सर साथ साथ हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, जो कि हमने पहले देखा था। फिर हम देखेंगे किस किस तरह के लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, उसके बाद ये मिनिस्ट्रीज है और फिर उसके बाद हमारे कोर्ट्स हैं। बस इतना सा ही चैप्टर है। तो सर ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे तो बच्चों और क्या, इसमें ज़्यादा टाइम थोड़ी लगाना है हमारे को, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। और देखो इसकी वेटेज भी क्या है, 0 से लेके 5 नंबर तक। अब हो सकता है इसे 0 नंबर का ही पूछ लो, हो सकता है इसे नहीं पूछो, और हो सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन भी दे दे। तो आईसीआई पे तो हम भरोसा कर नहीं सकते। हम किस पे भरोसा कर सकते हैं सर? हम मुझ पे भरोसा कर सकते हो और अपने आप पे भरोसा कर सकते हो। अब मुझ पे भरोसा करते करते ये वाले चैप्टर सुनते जाओ और अपने आप पे भरोसा करते करते ये वाला चैप्टर याद करके चले जाना। तो अगर कोई 5 नंबर का क्वेश्चन अटक गया तो यस सर, हमें आता होगा क्योंकि आपने पढ़ाया था और हमने याद करा था। चले आगे, लेट्स स्टार्ट। सर लॉ क्या होता है? सर लॉ की बात करें तो सर लॉ क्या होता है? सर लॉ की बात करें तो सर लॉ होता क्या है? तो अच्छा, अगर आप रोड पे चलते हो, रोड पे चलते हो, रोड पे गाड़ी चलाते हो? सर बिल्कुल गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, रेड लाइट आती है तो रुकते हो या फिर उस पर भी चला देते हो? सर रेड लाइट आती है तो रुकते हैं। तो आपको पता होता है ना ये क्या है। तो ये हमने क्या बनाया है, हमने ट्रैफिक के रूल्स बना रखे हैं, लॉ बना रखा है हमने, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो लॉ क्या होता है? सर लॉ एक ऐसे ऑब्लिगेशंस और ऐसे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। सिंपल भाषा में तो यही होता है ना कि भाई सरकार ने कुछ बनाया है, उसको आम पब्लिक को फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम, ये हमारे वेलफेयर के लिए है। अगर मान लो कोई लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, कोई फॉर एग्जांपल रेड लाइट पे, देखो एग्जांपल देता हूं आपको। ऐसे मानो ये रोड है, ये रोड है, इस पे आप गाड़ी चला रहे हो। ये जैसे गाड़ी बना देते हैं, चलो गाड़ी बना के समझाता हूँ। तो आपकी ब्लू कलर की गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी चला रहे हो आप, यहाँ रेड लाइट आई, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक वो दे रखा होता है, क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं जिसको, रेड लाइट पे होती है जेब्रा क्रॉसिंग। अब कोई इंसान, मान लो इंसान है रेड कलर का, चलो रेड कलर का नहीं ग्रीन कलर का बनाते हैं, इंसान है ग्रीन कलर का, और ये मान लो अभी यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, रेड लाइट को क्रॉस, मतलब ये वाली रोड को क्रॉस करेगा। और अगर आप मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आप रूल्स का फॉलो करोगे तो आप रेड लाइट पे रोक लोगे और यहाँ पे ग्रीन लाइट हो जाएगी, ये बंदा चल देगा। मान लो अगर आप रेड लाइट को फॉलो नहीं करते, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सरकार ने बनाए आप वो नहीं मानते, और ये बंदा यहाँ है और आपकी गाड़ी है यहाँ, और आपने इसको उड़ा दिया, फिर क्या होगा? तो फिर तो सर ये बंदा मर जाएगा। तो अगर वो बंदा मर जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर जिम्मेदारी तो अब आपकी गाड़ी लेगी जो आप चला रहे हो, ब्लू कलर की गाड़ी, उसमें बैठा इंसान ड्राइवर, उसके ऊपर आएगा सब कुछ, इसका हर जाना भरना और इसका गिल्ट जिसकी वजह से मर गया क्योंकि आपने रेड लाइट पे रोकी नहीं गाड़ी। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बनाए गए हैं? ताकि इस इंसान की भी सेफ्टी हो पाए, इस इंसान की भी सेफ्टी हो जाए। ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ इसको एक्सीडेंट होगा तो इसको कुछ नहीं होगा, हो सकता है इससे टक्कर खा के इसका कहीं एक्सीडेंट हो जाए।
तो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बनाते हैं सर? हम रूल्स एंड रेगुलेशन, सरकार रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बनाती है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मेरी बात समझ आई? क्यों बनते हैं लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस? फॉर दी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी अच्छे ढंग से काम करे, सोसाइटी शुद्धता से रूल्स के अंदर चल के काम करे, किसी को हानि ना पहुंचे। जो रोड पे बंदा चल रहा है इसकी क्या गलती, या जो रोड पे ये इंसान गाड़ी चला रहा है इसकी क्या गलती? तो इसके लिए क्या बनाते हैं हम सर? इसके लिए हम बनाते हैं रूल्स, लॉज एंड ऑब्लिगेशंस, जिसको फॉलो करना होता है। बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमें सारी बात को मानना पड़ता है। देखो, आप अगर इंडिया में हो तो आपको इंडिया के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे। अगर आप कोई चाइना में हो तो आपको चाइना के रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे। और अगर आप कोई यूरोप की कंट्री में हो तो आपको यूरोप के रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर आप यूएसए में हो तो आपको यूएसए के रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे। तो हर देश के कानून अलग होते हैं, और जिस देश में हम होते हैं हमें उस देश के कानून मानने पड़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते तो हम पे फाइन्स भी लगेंगे, हमें जेल भी हो सकते हैं, हमें पेनल्टीज भी लगेंगी, हमें और भी ज्यादा कुछ जो है भुगतना पड़ सकता है अगर हम रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस के अंदर ना चले। तो आपको मेरी बात समझ आई? नहीं जब समझ आई? अब ये लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता कौन है सर? ये सरकार बनाती है। क्यों बनाती है सर? ये वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाती है। आपको मेरी लॉ की डेफिनेशन याद हुई, समझ आई? तो एक बार दोबारा से बुक के साथ देख लेते हैं कि बुक के अंदर क्या लिखा है, उससे ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा कुछ? बता दो। यस सर, चलो आ जाओ, लेट्स चेक इट आउट। चलें? यस सर। सो लॉ क्या है? लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज imposed by the government for securing welfare, किसका वेलफेयर? एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। अब सोसाइटी में कौन होते हैं सर? हम जैसे इंडिविजुअल्स। तो कोई भी कोई कंट्री होती है, उसके इंडिविजुअल्स के बेनिफिट, उसके इंडिविजुअल्स की बेनिफिट के लिए, या फिर उस इंडिविजुअल को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए क्या बनाते हैं हम? लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। लॉ क्या है? सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज। किसने इंपोज करे सर? ये तो गवर्नमेंट ने इंपोज करे। फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एज वेल एज प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। तो आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। तो एक बार मेरे साथ दोबारा से बोलो सर, व्हाट इज अ लॉ? सर, लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट, इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सोसाइटी। दोबारा से बोलो मेरे साथ, लॉ क्या है? लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर द सोशल वेलफेयर, फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। यस सर, यस सर, यस सर। आपको मेरी बात याद हुई? आपको मेरी बात याद हुई? दोबारा से मेरे साथ बोलो, लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। आपको मेरी बात समझ आई? यस सर। ठीक है। अब इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं। और देखो, इंडिया तो वैसे भी डाइवर्सिफाइड कंट्री, डाइवर्स कंट्री है इंडिया, डेमोक्रेटिक कंट्री, सेक्युलर कंट्री है, जाति जाति के लोग रहते हैं, है ना। और डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब पता है ना, डिक्टेटर रूल नहीं है, हम अपनी सरकार खुद से चुनते हैं। तो यार इस गवर्नमेंट को, इस देश को चलाने के लिए जो डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमारे को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनाने पड़ेंगे ना। अदरवाइज अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा नहीं तो भाई कौन कौन, फिर तो भाई हर किसी को यहाँ पे ना लोग हत्यारे हो जाएंगे, हर कोई हर किसी को मारने लगेगा। अगर इसके ऊपर कोई हमने एक्शन नहीं लिया तो हर कोई मर्डरर हो जाएगा, फिर ये जो गलत काम होते हैं वो होने लगेंगे। इसलिए लॉज बनाने पड़ते हैं। आपको मेरी बात समझ? तो लॉ क्या है? लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। याद हुई मेरी बात? यस सर। चले आगे। यस सर। तो सोर्सेज ऑफ लॉ क्या क्या होते हैं यार? देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहां आ जाओ, यहां पे आ जाओ। सर, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होते हैं? तो देखो यार मेरी बात सुनो, देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ लॉ। मतलब लॉ आता कहां से, लॉ बनता कहां से है। सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब होता है लॉ बनता कहां से है, कि लॉ जैसे अगर हमें बनाना है तो बनता कैसे है। देखो, मैंने तुम्हें थोड़ा सा पीछे इतिहास में लेके जाता हूं। अब मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। जब इंडिया आजाद हुआ था, कब हुआ था इंडिया आजाद? सर, इंडिया आजाद हुआ था 1940, बताओ 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 सर, 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन 49 में आया था, अमल उसको 50 में किया गया था। तो ये हमारी जर्नी थी इंडिपेंडेंस और उसके बाद की। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हमारे आर्टिकल्स के अंदर कुछ कुछ होती थी चीजें, जिसके बेसिस पे हम लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे, सेंट्रल के अलग, स्टेट के अलग, और दोनों के अलग। ठीक है, जो दोनों पे एप्लीकेबल हो बेसिकली। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना।
तो सबसे पहला जो कानून है ना हमारे देश में, इंडिपेंडेंस से पहले कब आया था? हमारे देश में इंडिपेंडेंस से पहले चलता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अच्छा, हमारा जो कानून है वो आता कहां से है? हमारा जो कानून है वो डिफाइन कर, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा हमारे यहां पे क्या होता है? संविधान। संविधान क्या होता है सर? संविधान होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं? काफी सारे लॉज, उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स डिफाइन है, उसके अंदर बहुत सारी लिस्ट, एक एक करके सब पढ़ेंगे। अब इंडिया जब आजाद हुई उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और इंडिया जब आजाद नहीं हुई थी उससे पहले के लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस का क्या सर? तो उससे पहले के लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए हमारा देश 1947 में आजाद होने से पहले, ये बताओ किसके कब्जे में था? सर हमारा देश आजाद होने से पहले अंग्रेजों के कब्जे में था। अब अंग्रेज थे कौन? अंग्रेज थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स कहां रहते थे सर? ब्रिटिशर्स रहते थे यूरोप में। यूरोप में इंग्लैंड के अंदर। बिल्कुल बात समझ रहे हो? अब देखो एक चीज दिखाता हूं तुम्हें। तो जब वो रहते थे इंडिया से बाहर, यूनाइटेड किंगडम है वो जगह। तो यूनाइटेड किंगडम बेसिकली ने 4 देशों का मिश्रण है। आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। वैसे तो पता है कौन कौन सी होती है? इंग्लैंड, पोलैंड, वेल्स, और एक और देश होता है, मेरे दिमाग से निकल रहा है वो। तो ये 4 देशों का मिश्रण बनके यूनाइटेड किंगडम बनता है। और जब यूनाइटेड किंगडम बना था, यूनाइटेड किंगडम से क्या हुआ था? तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, देखो हमारा देश आजाद हुआ था 1949 के अंदर, अब हमारा देश 1947 के अंदर। उससे पहले भी तो कोई एक्ट होता था, तो उससे पहले एक्ट होता था हमारा सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वो किसने एक्ट पास करा था? वो सर पास करा था पार्लियामेंट, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट 1947 से पहले तो थी ही नहीं, हमारी कोई गवर्नमेंट तो थी नहीं। हमारे ऊपर राज किसने करा था? ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स की सरकार होती थी। अब ब्रिटिशर्स की सरकार होती थी तो वो कहां होगी सर? वो तो यूनाइटेड किंगडम में होगी, क्योंकि वो यूनाइटेड किंगडम से आके भाग के हमारे इंडिया को कब्जा करा था। तो जो पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम थी ना, पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम के अंदर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बेसिस पे हमारा आया था कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा 1947 में हमारा खुद का क्या आया था? संविधान। उसके बेसिस पे फिर हमारे देश में कानून बनने लगे। अब सर आप पूछोगे कि सर हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा है 1872 का, हमने पार्टनरशिप एक्ट देखा 1932 का, हमने और भी सारे एक्ट देखे। तो बेटे ये जितने भी एक्ट थे ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन से तो आए थे, बट ये सारे कहां से डिराइव होते थे सर? उस टाइम पे तो ब्रिटिशर्स का कब्जा था, तो ये सारे एक्ट भी ब्रिटिशर्स ही लाए थे इंडिया के अंदर। ये कानून जो है ये सारे कानून ब्रिटिशर्स लाए थे, इंडियन गवर्नमेंट नहीं लाई थी। 1872 का कानून, 1930 का कानून, 1932 का कानून, जैसे कंपनीज एक्ट लाई थी इंडिया 1956 से आया था, जो अब 2013 चल रहा है, ठीक है, बट जब आया था जब इंडिया लाई थी, क्योंकि उसके बाद हमारा देश हो चुका था आजाद। बट आजादी से पहले किसके कब्जे में था सर? हमारा देश आजादी से पहले तो आजाद था ही नहीं ना, हमारा देश तो कब्जा हुआ पड़ा था। किसने कब्जा कर रखा था सर? ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा था। अब ब्रिटिशर्स रूल्स रेगुलेशंस या फिर लॉ लेके आते थे, वो कहां से लेके आते थे? उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आता था? यूनाइटेड किंगडम से। तो उसके बेसिस पे हमारे देश में जितने भी कानून है वो उस हिसाब से लागू किए जाते थे। आपको मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है? आपको मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है? यस सर। तो ये था हमारा पुराना, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट थी ना, तो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना। इट डिफाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल। अब फेडरल क्या होती थी? हमारे देश में देखो, हमारे देश में डेमोक्रेटिक पावर है, सबसे ऊपर कौन आता है? सबसे ऊपर आता है सर सुप्रीम कोर्ट। तो पहले होती थी फेडरल कोर्ट आज़ादी से पहले, उसके बाद आई थी सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम अथॉरिटी इन इंडिया होती है। उसने जो जजमेंट देती वही पत्थर की लकीर होती है, उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं इंडिया के अंदर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट तो है ही। अभी उस पर भी बात करेंगे कौन कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्या करता है। तो पावर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट्स। अब देखो देश हमारा जो इंडिया है वो कैसे बना है सर? इंडिया बना है स्टेट्स से और यूनियन टेरिटरीज से।
देखो ये थोड़ा सा सिविक्स और थोड़ा सा मैं कहूँगा जो 10th क्लास में हमने पढ़ा है, ये सारी बातें देखो उसकी है। 11th-12th में तो हमने ये सब कुछ पढ़ा नहीं होगा, बट हाँ ये पेपर के अंदर अब आईसीए ने डाल दिया तो अब हमें बात भी माननी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ज़्यादा देखो थोड़ा सा हो सकता है बोर हो, बट लेट इट बी, फोकस के साथ सुनते रहो बस मेरी बातें। ठीक है, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन भी ना है, हम इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, बट ठीक है अब जो है वो तो करना ही पड़ेगा। तो इंडिया कैसे बना है सर? इंडिया बना है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से। अगर कोई सरकार, जैसे आज हमारे देश में कौन सी सरकार है सर? आज हमारे देश में है मोदी सरकार। अगर मोदी सरकार हर एक स्टेट के भी डिसीजन लेने लग जाए, हर एक यूनिट टेरिटरी के भी डिसीजन लेने लग जाए, तो मोदी सरकार इंडिया लेवल पे डिफेंस के कैसे लेगी डिसीजंस, या इनकम टैक्स के डिसीजंस कैसे लेगी, या फिर और भी हमारी जो भी होती है चीज़ें उनके डिसीजंस कैसे लेगी। तो सरकार ने क्या करा, हमारे देश को भागों में डिवाइड करा, जिनको बोलते हैं हम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब इनकी जो स्टेट्स हैं इनकी गवर्नमेंट अलग है, ठीक है, स्टेट्स की गवर्नमेंट अलग है और इंडिया की एक गवर्नमेंट है। स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट है, इंडिया की एक गवर्नमेंट है। अब इंडिया जैसे जैसे क्या होता है, इंडिया की सरकार को कौन चलाता है? आज की डेट में इंडिया की सरकार को बीजेपी चला रही है। तो बीजेपी के पास सारी फंड एलोकेशन आती है सेंट्रल लेवल पे। उसके बाद वो कुछ कुछ बजट बांटती हैं स्टेट्स को। स्टेट्स पे खुद का रेवेन्यू भी आता है जो कि वो पब्लिक के कामों के अंदर लगाती है। डिस्ट्रिक्ट के पास खुद का रेवेन्यू होता है, जैसे पार्षद होते हैं हमारे यहाँ, वो फिर पैसा लगाते हैं अपने सेक्टरों में, अपने विलेजेस में, जैसे ग्राम पंचायत होती है। देखो एक बार ना इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ दोबारा से एक बार यहाँ आ जाओ। जैसे ये इंडिया है, थोड़ी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट थोड़ा सा बियर करना। ये इंडिया है, ये देखो यहाँ से गुजरात हुआ, ऐसे जाके कश्मीर, फिर ये 7 सिस्टर्स, ये साउथ, ठीक है, मान के चलो ये इंडिया है। ये काफ़ी सारे भागों में बटा होता है, स्टेट है, स्टेट है, स्टेट है, स्टेट है, स्टेट है, ठीक है, ऐसे स्टेट है, स्टेट है। अब तुम समझ जाओ ना, समझ गए होगे, ठीक है। अब ये स्टेट्स है, देखो एक है इंडिया की सरकार जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है इन स्टेट्स की सरकार जिसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। हमारी यूनियन टेरिटरीज भी हैं, जैसे दामन एंड दीव हो गया जो गुजरात के पास पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, हमारा अंडमान एंड निकोबार हो गया। तो ये हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, इनकी सरकार अलग है, स्टेट्स की सरकार अलग है, ठीक है। स्टेट की सरकार अलग है, इनकी सरकार अलग है। अब स्टेट जैसे ये एरिया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? स्टेट गवर्नमेंट। इस पूरे इंडिया के लिए कौन जिम्मेदार होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इन स्टेट्स के अंदर भी जो छोटे छोटे विलेजेस डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार होगा? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। जैसे हमारे पास पार्षद हो गया, और पार्षद के नीचे भी कौन होते हैं? पंचायत, ग्राम पंचायत, जो गांव की सरकार होती है, ग्राम पंचायत, जिसके अंदर वो इलेक्ट नहीं करते। देखी होगी पंचायत मूवी, जिसके अंदर वो होते हैं सरपंच जी। देखिए पंचायत मूवी, याद करो पंचायत मूवी, पंचायत की वो वेब सीरीज आई थी प्राइम पे, सीजन 3 आ चुका है उसका, पंचायत मूवी आई थी। उसके अंदर वो जीतू भैया हैं जो क्या बनते हैं, जो वो सचिव जी होते हैं, सचिव जी। फिर उसके अंदर वो होते हैं एक जो हेड होते हैं, है ना। तो ऐसे करके हमारी गवर्नमेंट चलती है। तो पहले ग्राम पंचायत, फिर पार्षद वाली सरकार, फिर बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की सरकार, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। तो क्या होता है, तो हमारे देश के अंदर कानून को बनाने के लिए ना, जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको ना भागों में बांटा गया, स्टेट के अंदर और यूनियन टेरिटरीज के अंदर। उनकी सरकारें अलग चलती है और सबका अलग अलग हिसाब चलता है। बस आपको ये चीज मेरे को बतानी थी कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपके को लेके चलता हूं। सबसे पहले हमने देखा सोर्सेज ऑफ लॉ कहां कहां से आता है। तो मैंने बोला कि भाई हमारा जो लॉ है सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन से लॉ डिराइव होता है। कुछ लॉज पार्लियामेंट बनाती है सेंट्रल लेवल पे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया के लिए लॉज बनाए। जैसे इंडिया के लिए लॉज कौन कौन से हो गए सर? इनकम टैक्स का लॉ हो गया, वो हर एक बंदे पे सेम तरीके से एप्लीकेबल होगा। हर एक स्टेट का नहीं होता इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स होता है पूरे इंडिया पे एक, ठीक है। इसके लॉ कौन बनाएगा? इसकी लॉ बनाएगा हमारा पार्लियामेंट के अंदर जो बैठी हैं एमपी लोग। अब जितनी बहुमत में सरकार होती है बीजेपी की, तो बीजेपी का यस और नो चलेगा, मतलब मोदी जी का यस और नो चलेगा, उसके बेसिस पे कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो पार्लियामेंट के अंदर लॉज बनाए जाते हैं,
जब हमें सेंट्रल लेवल पे लॉज बनाने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल में मतलब पूरे इंडिया के लिए लॉज बनाने हैं। बट अगर हमें कोई स्टेट के लिए लॉज बनाने हैं, स्टेट मतलब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं हरियाणा के, अगर हमें हरियाणा के लॉज बनाने हैं तो हमारे को स्टेट असेंबलीज के अंदर जाना पड़ेगा। उसके अंदर कौन बैठे होते हैं? उसके अंदर एमएलएज बैठे होते हैं, उसके अंदर यस और नो होता है, और उसके बाद क्या बनती है? उसके बाद गवर्नमेंट बनती है। तो दो तरीके के तो लॉ ये हो गए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से आया लॉ, जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उससे आता है लॉ। एक होता है हमारे लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। पार्लियामेंट में मैंने आपको क्या बताया, पार्लियामेंट में बैठते हैं एमपीज जो कि इंडिया की सरकार बनाते हैं, और स्टेट असेंबलीज में बैठते हैं एमएलए जो कि एक स्टेट की पर्टिकुलरली सरकार बनाते हैं। तो ये खुद के लॉज, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेट क्या करेगी, जो एक्साइज ड्यूटी होती है इस पे लॉ, या कोई जीएसटी होता है सो एसजीएसटी का लॉ, या फिर कोई यूनियन टेरिटरी है तो यूटी जीएसटी लगता है उस पर, तो यूनियन टेरिटरी का जीएसटी लॉ। देखो ये अभी एसजीएसटी यूटी जीएसटी हो सकता है आपको आइडिया भी ना हो, और ये आपको इंटर के बाद आइडिया आएगा, इंटर के अंदर जब आप जीएसटी का टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है। तो बट आपने अगर कोई बिल देखा होगा उसके अंदर सीजीएसटी देखा होगा लगा हुआ, देखना अभी अपने अपने मम्मी पापा से कोई बिल मांगना कोई भी चीज़ का, उसके अंदर आप जीएसटी देखना, उसके अंदर कॉलम के अंदर आपको सीजीएसटी दिखेगा और एसजीएसटी दिखेगा। तो जो सीजीएसटी होता है ना वो लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और एसजीएसटी लगाती है स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए लॉ स्टेट ने बनाया होगा और इसके लिए लॉ किसने बनाया होगा? सेंट्रल ने बनाया होगा। ये है सेम ही बट बनाए तो होंगे ना। तो ऐसे बनती है हमारा लॉज। तो कुछ लॉज स्टेट बनाता है अपनी स्टेट को चलाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपनी सेंट्रल लॉज बनाती है पूरे इंडिया को चलाने के लिए। और साथ ही साथ जुडिशियल डिसीजंस। सर जुडिशियल डिसीजंस क्या होता है? सर जुडिशियल डिसीजंस होता है किसी चीज पे लड़ाई चल रही है बहुत दिनों से, कोई, अगर आपको पता हो वोडाफोन का केस हुआ था इंडिया में, वोडाफोन का जो केस हुआ था वो था 11,000 करोड़ रुपए का। जो 11,000 करोड़ का जो केस हुआ था वो लास्ट में जाके सेटल सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि अब रेट्रोस्पेक्टिवली जितनी भी कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही है उनको इतना टैक्स देना पड़ेगा। और वो क्या बन गया था हमारा? वो बन गया था हमारा कानून कि अगर कुछ ऐसा होता है तो भाई कंपनीज को टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन सुना देता है वो हमारा बन जाता है जुडिशियल डिसीजन। तो वहां से भी क्या आया? हमारा लॉ उठ के आया, हमने कोई लॉ को चेंज कर दिया, उसकी इंटरप्रिटेशन को चेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो मानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दिया तो वो लॉ बन जाता है। तो जुडिशियल डिसीजंस भी हमारे एक तरह से सोर्स ऑफ लॉ होते हैं। देखो एक तो हमने लॉ बनाया कॉन्स्टिट्यूशन से, जो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर, आर्टिकल्स के अंदर भी ना अभी बात करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन पे दोबारा आऊंगा मैं। उसके बाद हमने बनाए जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए लॉज, एक बनाए स्टेट गवर्नमेंट ने लॉज। फिर हमने जुडिशियल डिसीजंस देखे, जो कि सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन लेता है उस पर लॉ बन जाता है। फिर होता है कस्टम्स एंड यूसेजेस। कस्टम्स होती है प्रथा, प्रथा चली आ रही है, तो वो भी एक तरह से सोर्स ऑफ लॉ बन जाता है। कि यार फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं पहले क्या होता था, अब ये जो आप इनकम टैक्स बनते हो तो कैसे आया, ये कैसे लॉ आया? ये कस्टम से आया था, कस्टम्स एंड यूसेजेस से। अब कोई राजा महाराजाओं की जमाने की बात सुनो, तो राजा महाराजा अपना जो शहर होता था वो कैसे चलाते थे? जो राजा महाराजा होते थे वो इतने अमीर कैसे होते थे? वो शहर होते थे वो कैसे चलाते थे? वो उसके शहर के लोगों से क्या लेते थे? सोने की मुद्राएं। वो सोने की मुद्राएं क्या होता था? इनडायरेक्टली आज की डेट में उसे हम बोलते हैं टैक्स, जो हम पैसे भरते हैं। बट उस टाइम पे क्या होता था? उस टाइम पे पैसे तो होते नहीं थे, कोई करेंसी तो होती नहीं थी। होता क्या था? अनाज दे दिया, या अपना कोई एनिमल दे दिया, जैसे किसी के पास घोड़ा है तो घोड़ा दे दी, किसी पे गाय है तो गाय दे दी, या फिर सोने, जिसके पास सोने की मुद्रा है तो सोने की मुद्राएं दे दी। अब बिजनेस तो पहले भी होते थे उस टाइम पे कलेक्शन रेवेन्यू कैसे आता था? उस राजा महाराजा का। और राजा महाराजाओं के बहुत व्यापार तो होते नहीं थे उस टाइम पे। वो राजा महाराजा क्या करते थे? वो आम पब्लिक से पैसा लेते थे, अपने महल भरते थे और पब्लिक के अच्छे कामों में भी लगाते थे। वो तो हम है नहीं उस जमाने के, बस हम ये चीज समझ सकते हैं आज वही सेम चीज कस्टमर यूसेज से उठ के कैसे बन गया इनकम टैक्स। वो कैसे बना? उस टाइम पे कलेक्शन होती थी, उस टाइम पे कलेक्शन कैसे होती थी? इनकम टैक्स किस रूप में आता था? तुमने सोने की मुद्राएं दे दी, तुमने अपना घोड़ा दे दिया, तुमने अपनी गायें दे दी, या कोई बिजनेस की इनकम उस राजा महाराजाओं के नाम कर दी। ऐसे होता था ना पहले।
अब वो कस्टम एंड यूसेज से उठ के क्या बन गया, इनकम टैक्स एक्ट, जिसके अंदर क्या हुआ, जिसके अंदर हम सरकार, अब सरकार क्या है, एक तरह से जैसे पहले महाराजा राजा महाराजा होते थे, अब क्या है, अब हमारी गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट कैसे कलेक्ट करती है अपने रेवेन्यू, हमारे से थ्रू टैक्सेस, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, या फिर कौन सा टैक्स हो, चाहे वो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स हो, या फिर चाहे वो फाइन्स हो, पेनल्टीज हो। आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? बताओ बताओ बताओ। यस सर। तो ये होते थे कि कहां से लॉ उठ के आया है। तो सोर्सेज ऑफ लॉ की अगर मैं बात करूं तो कैसे आया सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, सबसे पहला पॉइंट। फिर आता है लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। उसके बाद कहां से आते हैं सर, जुडिशियल डिसीजंस, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत बड़ा फैसला लिया है, जैसे कि वोडाफोन के केस में लिया था, तो वहां से भी आता है। फिर आता है कस्टम एंड यूसेजेस से, कोई कस्टम प्रथा चली आ रही है, उससे भी लॉज बनते हैं। तो दीज आर सोर्सेज ऑफ लॉ। तो यहां पे वही देखा हमने सोर्सेज ऑफ लॉ कैसे आते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया आर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर स्टैच्यूज और लॉ। तुम याद रखना स्टैच्यूज को काट के, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, ये हो गया तुम्हारा सेकंड पॉइंट। उसके बाद जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स, बेसिकली तो इसमें सुप्रीम कोर्ट आता है, थर्ड पॉइंट। उसके बाद कस्टम्स एंड यूसेजेस ऑफ ट्रेड, ये होगा हमारा फोर्थ पॉइंट। बात समझ आ गई? ठीक है। अब कोई भी लॉ बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कहां पे पास होता है, वो पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज होते हैं। पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज होते हैं, पार्लियामेंट में तो दोनों हाउसेज होते हैं ना। पहले कौन सा होता है, एक तो लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। इन दोनों की मंजूरी से फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, फिर लॉ बनता है। तो आज की डेट में हमारे यहां पे अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी कौन है सर, हमारे यहां पे आज की डेट में अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जहां पे कौन बैठा है सर, जहां पे मोदी जी की सरकार भी बैठी है, और जहां पे कौन बैठा है, जहां पे ऑपोजिशन बैठी है, राहुल गांधी की सरकार, और भी बाकी जितनी भी सरकारें हैं वो बैठी हैं। तो सर यहां पे लोकसभा के अंदर कौन होता है, लोकसभा में सर बैठते हैं जिसके पास हाईएस्ट सीट्स हो, और हाईएस्ट सीट्स का मतलब है जो बहुमत में हो, जो बहुमत में हो, मतलब हमारे यहां पे कुछ 550 सीट्स हैं, आई गेस 550 समथिंग नंबर है। तो इसका आधा कितना होता है सर, 275। तो हमारे पास अगर किसी को सरकार बनानी हो, उसके पास फेवर में 275 सीट्स होनी जरूरी है, उसके बाद वो सरकार बनाते हैं और वो फिर लोकसभा में बैठते हैं। और जो लोग सरकार नहीं बना पाते, जो लोग जीते हुए होते हैं बट सरकार नहीं बना पाते, वो कहां बैठते हैं सर, वो बैठते हैं राज्यसभा के अंदर। आपको मेरी बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही है? थोड़ा सा मेरे को पता है हम गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, हमें आइडली डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट ये तुम्हें बताना फॉर लॉ मेकिंग इट्स इंपॉर्टेंट। तो एक बात बताओ, हमारे देश के अंदर पहले क्या होता है, हमारे देश के अंदर सबसे पहले हर 5 साल के अंदर इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के अंदर 550 सीटें होती है पूरे इंडिया के अंदर। 550 सीटों के अंदर 275 से ज्यादा जिसके पास आई, वो क्या बनाता है, वो बनाते हैं सरकार। और वो कहां पे बैठता है, वो सर लोकसभा के अंदर बैठता है। और जो लोग जीत जाते हैं बट सरकार नहीं बना पाते, वो बैठते हैं राज्यसभा के अंदर। इन दोनों के डिसीजन के बेसिस पे क्या होता है, एक लॉ, एक बिल को लॉ बनाते हैं हम, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट साइन करता है, और वो जो बिल होता है वो बन जाता है हमारा एक्ट। आपको मेरी बात समझ आई? तो पार्लियामेंट क्या है, हमारा अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। आज की डेट में जो भी डिसीजन, जो भी लॉ बनता है, वो कहां बनता है सर, वो हमारा पार्लियामेंट के अंदर बनता है। आपको मेरी बात समझ आई? पार्लियामेंट है कहां सर, दिल्ली के अंदर है हमारा पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जहां की एमपीज बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप अपने मम्मी पापा से पूछना कि कैसे बनता है ये मेंबर। और मेरे को लगता है मोस्टली बच्चे अब वोट देने भी जाएंगे, 18 साल से ऊपर तो हो ही गए होंगे। तो आप ये देखना, जब आप इंडिया की सरकार के लिए वोट देने जा रहे हो तो आप किसको वोट दे रहे हो, और जब आप अपनी कोई स्टेट की सरकार को वोट देने जा रहे हो तो आप किसको वोट दे रहे हो। क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप किसको वोट दे रहे हो, किसकी सरकार बन रही है, तभी आपको पता चलेगा, तब आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगा। मुझे भी ये चीजें पता नहीं थी, बट जब मैंने वोट देना चालू करा, अब जो भी मेरी एज है मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट हाँ, जब मैं 18 से ऊपर हुआ था, तो जब मैंने वोट दिए थे तो मेरे को पता चला था कि यस, दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज स्टेट गवर्नमेंट, और ये अपने अपने लॉज रूल्स बनाते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं? जल्दी से बोलो यस सर, यस सर, यस सर। आई बात समझ में? ठीक है। तो जो कि लॉज बनाती है स्टेट लेजिस्लेचर, वो कहां रहती है, वो बॉर्डर ऑफ द स्टेट कंसर्न। जैसे अब मैं आपको बताता हूं, देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो 3 लिस्ट डिफाइन करता है। एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट।
सेंट्रल लिस्ट होती है जिसके अंदर पावर होती है टू मेक लॉज, किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। स्टेट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर पावर टू मेक लॉज होती है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। और कॉन्करेंट लिस्ट है जिसके अंदर दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बैठ के कोई ऐसे मुद्दे पे बात करनी है जो कि दोनों स्टेट को और एज वेल एज इंडिया को इफेक्ट करेगा। तो ऐसी जो लिस्ट में मैटर्स हैं वो आते हैं हमारे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। तो सर हम अगर बात करें कुछ मैटर्स की जो कि स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, तो एक बार उसके बारे में एक बार देख लें कि कौन कौन से जो मैटर्स हैं वो उस लिस्ट के अंदर आते हैं, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में। आइए मेरे साथ, देखो मैं आपको बताता हूं, यूनियन लिस्ट जो हमारी सेंट्रल लिस्ट है ना, इसको हम ना यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, यूनियन लिस्ट। अब इसके अंदर कौन कौन से मैटर्स आते हैं, एक एक घूंट पानी पी लेते हैं जब तक मैं मैटर लिख रहा हूं। चलो आ जाओ। तो फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से मैटर, आप खुद बताओ मेरे को। सर मैटर सच एज डिफेंस, मानते हो? तो डिफेंस से रिलेटेड लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बजट, ये सब कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेलवेज, हर जगह रेलवेज। पोर्ट्स, हर जगह पोर्ट्स, है ना, जहां जहां पे भी हैं पूरे हमारे कोस्टल रीजन, सदर्न की, साउथ वेस्ट और ईस्ट वेस्ट, जहां पे भी हमारी कोस्टल रीजन है, पोर्ट्स तो हैं। और उसके बाद एक दो मैटर और बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल सर हाईवेज, हाईवेज में कौन देख रहा है आजकल हमारे इंडिया के अंदर? नितिन गडकरी। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, ये पूरे इंडिया के लेवल पे जो डिसीजन लिए जाते हैं, जिस पे लॉज बनते हैं, उसकी लिस्ट है ये देखो, याद करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बस बताया डिफरेंस ताकि पता चले। अब जैसे सर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले आती है पुलिस। देखो एक होती है हमारी डिफेंस फोर्स, डिफेंस के अंदर जैसे हमारे आते हैं बीएसएफ, ठीक है, सीआईएसएफ, इंडियन आर्मी, है ना। फिर हमारी आती है नेवी, इंडियन आर्मी नेवी। और क्या आती है हमारी? एक आती है हमारी एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, ये होती है हमारी एयर वाली। ये सारी हमारी आती है डिफेंस के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे। बट जैसे पुलिस होती है, पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे अलग अलग होती है। हरियाणा की पुलिस अलग है, राजस्थान की पुलिस अलग है। तो इससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस कौन बनाता है? ये सिर्फ सरकार, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। फिर जैसे पब्लिक हेल्थ, इस पे भी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बैठेगी, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग इंफ्रा है, पब्लिक का, हॉस्पिटल्स का। मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हरियाणा के अंदर बहुत डेवलप्ड इंफ्रा है। अब पूरे इंडिया के अंदर तो डेवलप्ड इंफ्रा नहीं है, कुछ स्टेट्स का डेवलप्ड इंफ्रा है, क्योंकि उसके ऊपर स्टेट ने डिसीजंस लिए होंगे। जैसे राजस्थान का इतना डेवलप्ड नहीं है, अब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखूं तो मैं, तो क्योंकि बिकॉज उनके यहाँ पे सरकार अलग थी, हरियाणा के अंदर सरकार अलग थी। महाराष्ट्र का काफी डेवलप्ड है, मुंबई का काफी डेवलप्ड है जैसे। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट थी। तो ऐसे डिसीजंस कौन लेता है? सर ऐसे डिसीजन तो स्टेट गवर्नमेंट ही लेगी। तो स्टेट लेवल पे जो डिसीजंस होते हैं उनकी ये लिस्ट है। जैसे पुलिस हो गई, ये हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, फिर मैं बताऊं आपको एग्रीकल्चर हो गया, फिर फॉर एग्जाम्पल सैनिटेशन हो गया, ठीक है। तो इन सारे डिसीजंस कौन लेता है? ये सारे डिसीजंस लेती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। इनके ऊपर लॉज बनाने का अधिकार है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का। अब कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं, कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिसके अंदर सेंट्रल और स्टेट दोनों चीज को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, जैसे आप जितने भी मेजर बच्चे, मैं जानता हूं कि मोस्टली बच्चे, या ऐसा ही होता है, जैसे मैं भी पढ़ाऊं, मैं पढ़ाऊं सेंट्रल सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज एजुकेशन, सीबीएसई। सीबीएसई क्या फुल फॉर्म होती है? एक सेकंड मैं भूल रहा हूँ, देख लेते हैं। सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सॉरी दिमाग से स्किप हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अभी एजुकेशन का जो मैटर है, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट भी इफेक्ट होगी। बिकॉज स्कूल्स है कहाँ पे? स्कूल्स हैं सारे सेंटर के अंदर आते तो हैं ही, क्योंकि सेंटर तो पूरा इंडिया गया, बट अलग अलग स्टेट में है। फॉर एग्जांपल अगर कोई हम उठाते कोई शहर, फॉर एग्जांपल मैं फरीदाबाद से हूँ, तो फरीदाबाद के जो स्कूल्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, बट इसके अंदर इफेक्ट
पूरे जैसे सीबीएसई पूरे इंडिया के स्कूल्स को रेगुलेट करेगी, वो स्टेट के स्कूल्स को भी रेगुलेट करेंगी, तो उसके अंदर क्या लगता है वो सीबीएसई आता है। तो ऐसे लॉस कौन बनाएगा, सीबीएसई को कौन लाया होगा सर, ये कॉन्करेंट लिस्ट लाई होगी जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ने लॉज बनाए होंगे। बट फॉर एग्जांपल एसएसई बोर्ड, वो कहाँ है, राजस्थान स्टेट बोर्ड, जैसे होता है राजस्थान स्टेट बोर्ड या फिर कोई और स्टेट बोर्ड जो कि पर्टिकुलरली उस स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, तो वो हमारा आएगा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। बट जैसे सीबीएसई हो गया, वो हमारा आएगा सेंट्रल, ये कॉन्करेंट लिस्ट जिसके अंदर सेंट्रल और स्टेट दोनों के मिलजुल के फैसले और लॉज के बेसिस पे हमारे एजुकेशन के चीजें डिसाइड होती है। एजुकेशन हो गया। फिर हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट्स, ट्रेड यूनियंस, फॉरेस्ट हमारे हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गए जैसे लेबर यूनियन और ये सब। तो ये सारे जितने भी हैं इसके अंदर डिसीजन लॉज कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल बांट के लॉज बनाएंगे। बट जैसे जैसे पुलिस हो गया, इसके अंदर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी। अगर कोई डिफेंस की बात है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी। आपको थोड़ा लिस्ट के बारे में क्लियर हुआ, ऐसे हमारे लॉज बनते हैं। दीज आर द सोर्सेज ऑफ लॉ। आ जाओ मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया कि भाई हमारा जो फेडरल कोर्ट थी ऑपरेटेड फॉर 12 ईयर्स। हमारी जो फेडरल कोर्ट थी हमारी 1937 से 1950 तक फेडरल कोर्ट चली थी, 1949 तक, एंड हैड हर्ड रफली 151 केसेस। उसने 151 केसेस देखे थे। उसके बाद हमारी क्या आ गई थी सर, उसके बाद हमारी आ गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एपेक्स कोर्ट जिसको बोलते हैं। तो फेडरल कोर्ट से कन्वर्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट। तो फेडरल कोर्ट में सिर्फ 151 केसेस इन टोटल अपने पूरे लाइफ स्पैन में देखे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास तो पता नहीं कितने ही केसेस हैं आज की डेट के अंदर, है ना, बात समझ रहे हो। तो फेडरल कोर्ट ने 12 साल ऑपरेट करा और टोटल 151 केसेस देखे। वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है, इस पे तो ऑब्वियसली नहीं पूछेगा भाई, ये तो गया जमाना जब अंग्रेजों का जमाना था। अब हमारे यहाँ पे कौन ऑपरेट कर रहा है सर, अब हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑपरेट कर रही है और सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट। मेरे को पता है थोड़ा सा तो देखो बोरिंग है, सिविक्स पढ़ा रहा हूं मैं, क्या करूं। ऑप्शन है, बताओ तुम्हारे पास है ऑप्शन, नहीं है सर तो सुनते रहो। बट अच्छा तो लग रहा है ना, पता, ये चीजें पता थोड़ी होगी, और अगर अच्छी बात है अगर पता हो तो, ठीक है। आ जाओ। उसके बाद देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रखा है कि जो फॉरमोस्ट लॉ जो बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, फ्रेमवर्क विद इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। लॉज आर मेड फॉर द पीपल बाय द पीपल। लॉज किसके लिए बनते हैं, बाय द पीपल, लोग ही बनाते हैं और लोगों के लिए बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एंड प्रोटेक्शन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, राइट टू स्पीक, राइट टू जेंडर इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू वोट, राइट टू इंफॉर्मेशन जो लास्ट में आया था सबसे बड़ा राइट। ये सब कहां से आता है सर, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। इट ऑल्सो लेज डाउन फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल एज पावर ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ड्यूटी को भी कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है। उसके बाद ये लिस्ट होती है जिसके अंदर हमने सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जॉइंट लिस्ट की बात करी, जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं, सेंट्रल लिस्ट को हम यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब कौन सा मैटर है वो सेंट्रल लॉ पे जाएगा, स्टेट लॉ पे जाएगा, इस लिस्ट के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। जैसे इनकम टैक्स है वो सेंट्रल सब्जेक्ट है, वो हर जगह। एक बात बताओ, आप जिस स्लैब रेट पे दे रहे हो टैक्स, उसी स्लैब रेट पे जो तमिलनाडु में बंदा बैठा है वो भी उसी स्लैब रेट पे टैक्स दे रहा होगा, जो केरला में बैठा है वो ही उसी सेम स्लैब रेट पे टैक्स दे रहा होगा, या फिर अगर कोई महाराष्ट्र में बैठा है वो भी सेम स्लैब रेट पे ही टैक्स दे रहा होगा। तो ये कौन सी लिस्ट में आएगा सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में आएगा, बिकॉज इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर एक बंदे पे सेम एप्लीकेबल करा हुआ है, ठीक है। और इसको देखता हुआ सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होती है हमारी निर्मला ताई, निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि ये जितने स्लैब रेट्स हैं, इनकम टैक्स की रेगुलेशंस, ये सब कौन देखता है, हमारी निर्मला सीतारमन जी, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद वी ऑल्सो हैव मैटर्स फॉर बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। आ जाओ, अब प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ पे आते हैं। कैसे बनता है लॉ, देखो सबसे, देखो इसके अंदर वही सेम चीजें जो मैंने आपको पहले बता रखी हैं, थर्ड टाइम बता रहे हैं हम। सबसे पहले क्या आएगा, प्रपोज होगा एक बिल, बिल जाके लॉ बनेगा। तो पहले बिल प्रपोज हुआ पार्लियामेंट के अंदर, डिस्कशन हुई, बहुत सारी डिस्कशन, आप देखते हो ना टीवी के अंदर डिस्कशन डिबेट होती हैं, उसके अंदर स्पीकर चुप भी कराता रहता है, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। दिखाएं आपको एक सेशन आज दिखाई देते हैं आपको, एक सेशन ना दिखाई देते हैं आपको, किसका किसका हम दिखा देते हैं आपको, एक पार्लियामेंट का सेशन,
देखो इंडिया, देखो ओहो ऐड आ गया। मैच की आखिरी अभी हम गेंद वोडाफोन की और बात ये कर रहे थे, घुमा के वोडाफोन मारा की आइडिया आ है गई। स्टेडियम के बाहर। ओ गजब का कैच! 6 महीने में छा गए, 1 लाख नए टावर्स आ गए। इस बार की स्ट्रॉन्गेस्ट दूसरा टीम। चैनल लग गया हमें ना, अपना जो मेरा चैनल है वो चालू हो गया। remains largely the second ओहो ये नहीं है वीडियो, round, a ये नहीं controversial चलेगी, bill ये नहीं चलेगी, देख लीजिए। देखो ये देखते हैं, इमरान, ये स्पीकर है, इमरान आपने मैम ये ऐसी होती है पार्लियामेंट हमारी। अब ये लोग बोल पूरा रहे हैं, अपने सदन प्रस्ताव अमृत रख रहे काल हैं। के बजट की चर्चा कर रहा है। मैं तो गरीबों की रोटी और अब ये बजट पे चर्चा कर रहे हैं, यूनियन बजट 24-25। अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी डिबेट्स डिस्कशंस होती हैं। देख रहे हो आप यहाँ पे लोग खड़े हैं, ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है पार्लियामेंट हमारा, है ना। ये सारी देखो राहुल गांधी जी, तो ये क्या है हमारा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर बिल आता है, डिस्कशंस होती हैं, बहुत सारी लड़ाई झगड़े डिबेट होती है। उसके बाद वो लॉ पास होता है लोकसभा में, फिर वो पास होता है राज्यसभा में। देखो लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पास हो ही जाता है, वो आपको ही पता है, हमें ही पता है, ठीक है। लोकसभा में पास, पहले पार्लियामेंट में बिल आया, फिर लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर उसको ऑब्टेन करनी पड़ेगी एसेंट किसकी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। और फिर वो जो बिल है वो क्या बन जाएगा, फाइनली द लॉ इज विल नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन दी पब्लिकेशन कॉल्ड एज ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया। तो ऑफिशियल गेजेट, ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे ये जो भी लॉ बन जाता है, बिल जो कि लॉ बन जाता है, वहां पे ये पब्लिश कर देते हैं उस डेट से, या फिर उसके अंदर कोई डेट होती है, उस दिन से वो कानून एप्लीकेबल हो जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। द लॉ विल बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन एज द इफेक्टिव डेट, ठीक है। उस दिन से वो डेट इफेक्टिव हो जाता है, और उस दिन इसको बोल जाते हैं हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया। तो पार्लियामेंट, तो इसलिए पार्लियामेंट हमारी सुप्रीम अथॉरिटी होती है, लॉ मेकिंग बॉडी। जितने भी मेजर लॉज बनते हैं वो पार्लियामेंट बनते हैं, जुडिशियल डिसीजंस भी लॉ बन जाते हैं। मैंने सोर्सेज ऑफ लॉ बताया था, बट मेजर लॉ हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से लॉ ड्राइव होते हैं या फिर पार्लियामेंट से। आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? यस सर, कुछ कुछ समझ आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन सिस्टम। अभी तक हमने देखा कि लॉ कैसे बना, हमने देखा सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होते हैं, पहले क्या होता था। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लॉ। तो देखो यार, 4 तरह की चीजें हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। क्रिमिनल लॉ क्या होता है सर? सर क्रिमिनल लॉ होता है सर हमारा थेफ्ट, मर्डर, चाकू घुसा दिया, चाकू घुसा दिया, मर्डर कर दिया किसी का। यार देखो, आप रोड पे चल रहे हो, आपने किसी बंदे को उड़ा दिया, कहां पे कवर होगा सर? क्रिमिनल लॉ में, बिल्कुल क्रिमिनल लॉ में कवर होगा। आपने चींटी को मार दिया तो आपको क्रिमिनल लॉ में पकड़ लिया? अरे नहीं भाई, तो देखो लॉ बनाते हैं हम कि भाई ऑब्वियसली अब एनिमल्स को मारने के लॉ भी हैं, जैसे हमारे सल्लू भाई ने मारा था, किसको मारा था? डियर को मारा था, ये तो पता होगा ना। वो मे भी, देखो बच्चे तुम नए हो सकता है ये वाला तुम्हें केस लॉ ना पता हो। बट मारा था नहीं मारा था, उसके लिए हमने लॉ बना रखे, तो वो कहां पे कवर होगा सर? क्रिमिनल लॉ के अंदर। सो क्रिमिनल लॉ कौन कौन सी चीजें कवर करता है, मेरी बात सुनना ध्यान से। मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, चीटिंग मतलब फ्रॉड, चीटिंग मतलब तुमने किसी के साथ धोखाधड़ी करी है, असॉल्ट आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस अंडर द लॉ। और ये सब कौन रेगुलेट करता है सर? ये हमारा क्रिमिनल लॉ रेगुलेट करता है। और क्रिमिनल लॉ किससे गवर्न होता है सर? ये हमारा इंडियन पीनल कोड के अंदर उसको डिफाइन करता है क्राइम को, साथ ही साथ उसके अंदर कोई जेल या फिर कोई फाइन है, उसके जितने कानूनी कार्रवाई हैं, जितनी उसको जेल होनी है या फाइन होना है, वो सब कौन करता है डिसाइड? इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC। ये 2 लोग क्या डिफाइन करते हैं? हमारे हमारे जितने भी क्रिमिनल लॉस के अंदर कोई क्राइम हुआ है या फिर कोई उसके जेल होनी है या फाइन लगना है, वो सब ये हमारा इंडियन पीनल कोड डिसाइड करता है, डिफाइन करता है क्या क्राइम, उसका नेचर एंड पनिशमेंट्स। वेयरएज CRPC क्या डिफाइन करता है? एग्जॉस्टिव प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट्स ऑफ द क्राइम। अगर आपने कोई क्राइम करा है, उसकी क्या पनिशमेंट रहेंगी, उसको प्रोसीजर कैसे, प्रोसीजर बेसिकली देखो लॉ कैसे बनता है?
एक एक्ट होता है, उसके रूल्स होते हैं। तो इंडियन पिनल कोड को मान के चलो एक्ट है, और सीआरपीसी हो गए उसके रूल्स, उसको प्रोसीजर के अंदर, उसको पनिशमेंट को कैसे प्रोसीजर के अंदर लाएं। तो इंडियन पिनल कोड ने हमारे को डिफाइन करी पनिशमेंट, डिफाइन करा क्राइम, उसके बेसिस पे जेल और फाइन, और उसका जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी ने डिफाइन करा। तो हम नहीं सुनते सीआरपीसी इस सेक्शन के तहत या आईपीसी सेक्शन के तहत, हम बोलते हैं ना धारा लगा दी, 306 धारा, 305 धारा। ये धारा कहां आती है? धारा मतलब सेक्शंस, और ये सेक्शंस कहां आते हैं? ये होते हैं सर इंडियन पिनल कोड के अंदर। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपने ना एक मूवी देखी होगी, आपको ना एक मूवी बताता हूं, जॉली एलएलबी लास्ट सीन वेयर वर्डिक्ट इज अनाउंस्ड। सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर ये बता देना यहाँ पे, अभी देखते हैं। अरे 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 अरे, और कुल मिलाकर जज कितने? 21,000। यानी देखा जाए तो 1 लाख लोगों पर एक जज। देखो थोड़ा सा इसको ना मैं वैसे एजुकेशन पर्पस के लिए, अब ये सुनना पूरा। सालों में एक बार जब इस कुर्सी पे बैठने का अफसोस नहीं होता। नहीं तो जी मैं तो रोज ही कोर्ट आता हूं, बैठा रहता हूं कोर्ट के अंदर, घड़ी की तरफ देखो जी, ये अंधेरे बदबूदार कमरे जिन्हें कोर्ट कहा जाता है। भाई साहब इसमें हम जैसे जजों का आने का मन नहीं करता। आम जनता की बात तो क्या करें। हाँ जी मात्र साहब ठीक बोल रहा हूं ना मैं? तो 1 लाख लोगों पर एक जज, 1 लाख लोगों पर एक जज। डेट पड़ती रहती है। हाँ जी, लोग आते रहते हैं, हताश होकर घर जाते रहते हैं। लेकिन फिर भी विल सी यू इन कोर्ट। 2 लोगों के बीच में झगड़ा होता है ना, 2 लोगों के बीच में झगड़ा कोई होता है, विवाद होता है, तो एक दूसरे से क्या कहते हुए पाए जाते हैं? आई विल सी यू इन कोर्ट। आई विल सी यू इन कोर्ट। क्यों करते हैं भाई लोग ऐसा? हाँ जी, क्योंकि आज भी लोग भरोसा करते हैं, न्यायपालिका पे। उनको भरोसा होता है न्याय देगी। इसलिए भाई साहब इस कोर्ट में पेश किए गए सभी गवाह एनकाउंटर नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की जाने वाली हत्या थी। सुनना, इसलिए यह कोर्ट इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह और उनके सभी साथियों को आईपीसी सेक्शन 302, 201, 182 और 340 के तहत हत्या, एविडेंस मिटाने, कोर्ट को गुमराह करने और झूठे सबूत पेश करने का दोषी मानते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाती है। अब देखो रोंगटे खड़े हुए सुन के। यस सर, हुआ क्या था अब इस केस में, इसमें ये तुमने जॉली एलएलबी नहीं देखी तो देख लेना, बट इसके अंदर वही सब मर्डर हुआ, फ्रॉड हुई, चीटिंग हुई, झूठे एविडेंस हुए। उसके तहत उसने क्या, जज ने क्या बोला, सेक्शन आईपीसी की सेक्शन 302, 206, 197 जो भी थे, इन सेक्शंस के तहत उसको सजा सुनाई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो जो हमारा क्रिमिनल लॉ होता है वो किससे गवर्न होता है, उससे समझ आया आपको? क्रिमिनल लॉ डिफाइन हुआ। अगर आपको याद भी कर रहे हैं ना, इसको यहां पे लिख लीजिए जॉली एलएलबी। और अगर किसी ने नहीं भी देखी ना, बहुत अच्छी मूवी है, सीखने का बहुत कुछ है, देख सकते हो कैसे किसी को अगर लॉ में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो तो जॉली एलएलबी हमारा क्या बोलता है, सिविल ये क्रिमिनल लॉ, इसके थ्रू आप याद कर सकते हो। सीपीसी क्या, इंडियन पिनल कोड हमारे को क्राइम डिफाइन करते हैं, उसके बेसिस पे पनिशमेंट्स और फाइन लगती है, और सीआरपीसी हम क्या डिफाइन करते हैं कि प्रोसीजर उस पनिशमेंट को कैसे दी जाएगी। फिर आता है हमारा सिविल लॉ। सर सिविल लॉ क्या होता है? अरे सिविल लॉ होता है वाद विवाद, जैसे हम बिजनेसेस के अंदर कोई हम कोर्ट के अंदर ले गए, या फिर प्रॉपर्टी के पीछे कोई झगड़ा हो गया। देखो कौन कौन सी चीजें यहाँ पे कवर्ड है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
मतलब आपने पैसा ले लिया, माल नहीं दिया, या फिर पैसा दे दिया, किसी ने माल नहीं दिया, या फिर फैमिली लॉ जैसे डाइवोर्स के केसेस हो गए, या प्रॉपर्टी लॉ, प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा है, प्रॉपर्टी किसी ने कब्जा ली, ये सारे कहां पे आते हैं सर? ये आते हैं हमारे सिविल लॉ के अंदर। या फिर लॉ ऑफ टॉर्ट, रॉन्गफुल कोई एक्ट आपने करा है, तो ये सारे लॉ जो लॉज हैं हमारे, वो कहां पे कौन डिफाइन करता है सर? वो हमारे को डिफाइन करता है हमारा सिविल प्रोसीजर। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के बीच में कोई लॉ है, लड़ाई झगड़ा हुआ, या इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, या फिर ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, तो ये आता है हमारा सिविल लॉ के अंदर। तो ये बेसिकली लॉज किसके होते हैं? मैटर ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट तो लड़ाई हो गई ना, वाद विवाद, कि भाई कोई बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर इंडिविजुअल्स के बीच में, या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, या फिर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उसका जितना भी लॉ है वो सारा हमारा सिविल लॉ के अंदर आता है। तो हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा है सर, वो किस में आएगा सर? वो हमारा आएगा सिविल लॉ के अंदर। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर हमारा सिविल लॉ के अंदर आएगा। पार्टनरशिप एक्ट सर हमारा सिविल लॉ के अंदर आएगा। हमारा एलएलपी एक्ट सर सिविल लॉ के अंदर आएगा। और जितने भी हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो सब हम सिविल लॉ के पढ़ेंगे। हम क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज हम कॉर्पोरेट्स के साथ डील करते हैं और यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस कवर्ड आती हैं, जहां से हमारे को पैसा मिलेगा तो हम वही लॉ पढ़ेंगे। और हमको पैसा कहां से मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन से पैसा मिलेगा सर, तो हम क्या पढ़ेंगे सर? हम सिविल लॉ पढ़ेंगे। क्रिमिनल लॉ, मर्डर, थेफ्ट, ये तो एडवोकेट पढ़ेगा, हम थोड़ी पढ़ेंगे ये सब। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं, हम कोई एडवोकेट नहीं बनने वाले हैं। तो आपको मेरी बात समझ आई? कैसे आता है सिविल लॉ और कैसे आता है क्रिमिनल लॉ? बात समझ आई या नहीं? यस सर, बिल्कुल समझ आ गई। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ एंड लॉ ऑफ टॉर्ट। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिविल ऑफेंसेस आर ये सब कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा किसी ने, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स जो मैंने आपको बताया, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, पैसे नहीं दिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। तो ये सब कहां पे कवर होता है सर? ये सारा हमारा सिविल लॉ के अंदर कवर होता है। तो सिविल लॉ की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो आपको दो चीजें लिखनी है कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड फोकस इज ऑन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रादर देन पनिशमेंट। इसके अंदर ना पनिशमेंट की जगह ना उस डिस्प्यूट जो लड़ाई झगड़ा हो गया उसको सॉल्व करने की तरफ ध्यान देते हैं। बट इसके अंदर यहाँ पे पनिशमेंट की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि आपने मर्डर करा है, थेफ्ट करा है, मतलब आपने नहीं करा, जिसने भी मर्डर करा है, थेफ्ट करा है, या असॉल्ट करा है, चीटिंग करी है। आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? यस सर, जल्दी से बोलो यस सर। चलो एक घूंट और पानी पी लेते हैं। अब हम चलेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की तरफ और कॉमन लॉ, सॉरी कॉमन लॉ, पहले कॉमन लॉ, पहले कॉमन लॉ फिर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, अच्छा प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, अभी इस पे भी आएंगे, चलो इसको भी हम करते हैं डिस्कस। तो इसको भी ना अब मैं चार्ट को वो भी कर लेते हैं एक बार डिस्कस, चार्ट को भी। तो लॉ कैसे बना सर? हमने लॉ बनाया कॉन्स्टिट्यूशन से, या तो पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है मैंने बताया, पार्लियामेंट के अंदर लॉ मेकर होता है और लॉ को एग्जीक्यूट तो गवर्नमेंट ही करेगी, है ना। और कोर्ट्स क्या करेंगे? लॉ को इंटरप्रेट। ये होती है हमारी एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ये भी आएगा, बट एक बार मैं बताता हूं कैसे। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, लॉ को एग्जीक्यूट कर रहे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर तो गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे आईपीएस, आईआरएस, ये कौन होते हैं सर? ये पुलिस फोर्स के अंदर सबसे बड़ी रैंकिंग होती है। तो ये सब क्या देखते हैं सर? ये कानून देखते हैं, कानूनी कार्रवाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या देखते हैं ये? जैसे पुलिस का जो भी डिपार्टमेंट है, या फिर इनकम टैक्स का जो भी डिपार्टमेंट है, या फिर कोई और होता है, तो गवर्नमेंट क्या बनते हैं? लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर किसी ने लॉ को तोड़ा है तो उसको कानूनी कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर। तो ये कौन करते हैं? गवर्नमेंट करते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स। मोदी सरकार की जो पुलिस है वो करेगी इसके ऊपर, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस है वो इस पे कार्रवाई करेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है? लॉ को एग्जीक्यूट। पार्लियामेंट क्या बनाता है? लॉ को बनाता है। और देखो उसके बाद भी अगर कोई झगड़ा हो गया, वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो हम कहाँ जाएंगे सर? हम जाएंगे डायरेक्टली कोर्ट के अंदर। उसने बोला था ना, आई विल सी यू इन कोर्ट। कोर्ट क्या करता है? कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट करता है, कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट करता है। तो ये होता है लॉ इंटरप्रिटेशन। ये होती है बेसिकली हमारी एप्लीकेशन ऑफ लॉ। इन तीनों चीज को हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ। अच्छा आपने एक मूवी देखी है रेड? रेड मूवी देखी आपने? रेड मूवी सीन, ओहो रुको एक सेकंड,
अब ये कौन है? ये क्या है? ये है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो कि क्या जा रहे हैं, इनकम टैक्स के अंदर इनको टिप मिली थी कि इस घर के अंदर बहुत पैसा है। नाम क्या था? ये पूछताछ कर रहे हैं इन्होंने, देखो ये छानबीन कर रहे हैं। ये क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं जो कि लॉ को करते हैं एग्जीक्यूट। तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स लॉ को करते हैं एग्जीक्यूट, बनाता कौन है? पार्लियामेंट, और उसको एक कोर्ट के अंदर इंटरप्रेट होता है जिसको बोलते हैं लॉ इंटरप्रेटर। दिस इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ लॉ। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। यस सर। चले आगे, चलो आ जाओ। तो बात समझ आ गई मेरे को, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। तुम मेरी बात समझ आई या नहीं? तो कॉमन लॉ क्या होता है? बेसिकली जुडिशियल प्रेसिडेंट और अ केस लॉ इज अ कॉमन लॉ। अब जुडिशियल प्रेसिडेंट कौन होता है? जुडिशियल प्रेसिडेंट सेट करती है कोई भी कोर्ट, जो कि कोई डिसीजन लिया कोर्ट ने, तो वो बन जाता है हमारा लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था वोडाफोन के केस में कि भाई, वोडाफोन के केस में क्या डिसीजन लिया था कि अब आपको 11,000 की जो पेनल्टी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। 11 टैक्स का इनकम टैक्स जो बनता है वो कुछ राइट्स के ऊपर इनका डिसीजन हुआ था। तो वो क्या बन गया हमारा? वो केस लॉ जो है हमारा, केस लॉ बन गया हमारा। और डिराइव कहाँ से हुआ था? वो जुडिशियल प्रेसिडेंट से डिराइव हुआ था। तो अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, इसका मतलब है टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड। इसका मतलब है आपको उससे खड़ा रहना है जो कि चीज डिसाइड हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ बोला है तो आप उसके ऊपर कुछ नेक्स्ट चीज नहीं बोल सकता कोई भी। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट सुप्रीम अथॉरिटी इन इंडिया। जो उसने बोल दिया वो उसने बोल दिया। फॉर एग्जांपल अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन पास करा, आज तक सुप्रीम कोर्ट में ऐसे टाइप का कोई केस नहीं गया है, तो हाई कोर्ट, हम उस स्टेट के लिए उस हाई कोर्ट की जजमेंट को मानेंगे। तो देखो, जितनी भी स्टेट्स होती हैं उनके अलग अलग हाई कोर्ट्स होते हैं, और एक इंडिया का एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कि अगर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जिसके अंदर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के केसेस सॉल्व होते हैं। अगर कोई बंदा सेटिस्फाई नहीं होता तो वो कहां जाता है? हाई कोर्ट में जाता है। और हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं होता तो वो जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बट तीनों ही प्रोसेस के अंदर जजमेंट कोई सुनाई जाती है, जजमेंट सुनाई जाती है, वो प्रेसिडेंट अगर बहुत बड़ा प्रेसिडेंट होता है वो बन जाता है हमारा लॉ। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? तो अगर आपसे कोई कॉमन लॉ की डेफिनेशन पूछे तो आपको लिखना है जुडिशियल प्रेसिडेंट और अ केस लॉ इज अ कॉमन लॉ। और अगर कोई जजमेंट सुप्रीम को डिलीवर करता है बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स ऑफ ऑल द टेरिटरीज ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और स्टेट डिसाइसिस मतलब होता है टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ की स्टैंड टू विच इज डिसाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। सर ये क्या होता है? सर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब है? सॉरी, तो सर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है? इसका ना एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखो फॉर एग्जांपल इसमें क्या बोला है? डिसीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन बी चेंज्ड बाय अ हाई कोर्ट, बट डिसीजन ऑफ एनी कोर्ट कैनॉट चेंज द लॉ। मतलब कोई डिसीजन सुनाया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, हाई कोर्ट हो सकता है उस ऑपोजिट डिसीजन सुना दे, बट कोई भी लॉ या कोई भी कोर्ट जो है लॉ को चेंज नहीं कर सकती। लॉ को उन्हें एज इट इज मानना पड़ेगा। जो लॉ में लिखा है उन्हें एज इट इज मानना पड़ेगा। वो लॉ को मॉडिफाई नहीं कर सकते। लॉ को इंटरप्रिटेशन के अंदर वो चेंज कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन, बट लॉ को मॉडिफाई कर रहे। कहीं पे लॉ में लिखा है दिस इज अ क्राइम, कहीं पे भी हाई कोर्ट ये नहीं लिख सकता है दिस इज नॉट अ क्राइम। अगर हाई कोर्ट ने ये लिख दिया उससे लॉ को चेंज करो, और ये चीज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में नहीं आती, और ये चीज कोई भी कोर्ट चेंज नहीं कर सकती। तो आपको मेरी बात समझ आती है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये बोलता है जस्ट नेचुरल डील्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बियॉन्ड रिटन लॉ। तो नामो जुडेक्स इन कॉसा सुआ, ये है हमारा लेटिन वर्ड, जिसका मतलब है नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस एंड इट्स अ रूल अगेंस्ट जस्टिस।
ठीक है, मतलब कोई खुद जज, नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस। वो खुद जजमेंट नहीं, वो खुद के केस में खुद कैसे जज बन जाएगा है, एंड इट्स अ रूल अगेंस्ट प्रिजुडाइस। और दूसरा है ऑडी ऑल्टेरम पार्टेम, मीनिंग हियर द अदर पार्टी और गिव अदर पार्टी द फेयर हियरिंग। अच्छा मेरी बात सुनो, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में आपको दोबारा समझाता हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, अगर आप जज हो, अगर आप जज हो, आप सामने वाली पार्टीज को एक फेयर ट्रीटमेंट देके एक अनबायस्ड डिसीजन लोगे। बायस्ड डिसीजंस, एक तरफा डिसीजन नहीं लोगे, आपने दोनों पार्टी के एविडेंसेस, दोनों पार्टी की सुनवाई सुनी, उसके बेसिस पर आप डिसीजन सुनाओगे। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? और आपको दोनों पार्टी को सुनने का मौका देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको डिसीजन के ऊपर अराइव करना है। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब आपको जस्टिस देना है ना, आप क्यों बैठे हो जज की कुर्सी पे? वो मैंने आपको जॉली एलएलबी का सीन दिखाया था, वो क्यों बैठा है जज की कुर्सी पे? क्योंकि उसको एक डिसीजन लेना है, उसको एक डिसीजन लेना है, और वो अनबायस्ड होकर सबकी बात सुन के डिसीजन लेगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इसका मतलब है इट्स ऑडी ऑल्टरनेट पार्टी, मतलब हियर द अदर पार्टी और गिव अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग। सामने वाली पार्टी को भी आपको सुनना पड़ेगा। एंड अ रीजन डिसीजन, बेसिकली इसका मतलब होता है जजमेंट शुड बी सपोर्टेड विद एविडेंस। अगर आपको जजमेंट सुना रहे हो, वो एविडेंस के साथ सपोर्ट होनी चाहिए, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। चाहे वो रिटर्न एविडेंस हो, चाहे वो किसी बंदे को आपने पेश करके का, वो नहीं होता चश्मुदीद गवाह। चश्मुदीद गवाह का क्या मतलब होता है? उसने अपनी आंखों से देखा है, तो गवाह पेश करके, वो भी एविडेंस होता है एक तरह से। उसके बेसिस पे आपने कोई डिसीजन सुनाया। तो जजमेंट कैन ओवरराइड और ऑल्टर अ कॉमन लॉ, बट इट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज द स्टैच्यू। इसका मतलब है जजमेंट जो है आपके डिसीजन को ओवरराइड कर सकती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो डिसीजन है, जो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चेंज कर सकती है, बट लॉ जो एक बार बन गया, लॉ को तुम चेंज नहीं कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? जल्दी से हाँ या ना बोलो। यस सर, बिल्कुल समझ आ गई। हमने ना एक टॉपिक हमने पहले कवर कर लिया, इन्फोर्सिंग द लॉ, जिसके अंदर हमने देखा था कौन करता है लॉ को इन्फोर्स। तो लॉ को बनाता है पार्लियामेंट, गवर्नमेंट है लॉ को क्या करती है, एग्जीक्यूट, और इंटरप्रेट करता है कोर्ट्स लॉ को। तो ये तीन चीजें होती हैं। दिस इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ लॉ, और यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है। फिर हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। जो मैंने आपको टेबल बनाई है, ये इसके अंदर यही वाली टेबल का निचोड़ है कि जो हमारा लॉ है पार्लियामेंट बनाता है, एग्जीक्यूट करती है गवर्नमेंट। आप एक बार इसको चाहे रीड कर लेना। लॉ कौन बनाता है हमारा? चलो एक बार पढ़वा ही देता हूँ चाहे एक बार। आफ्टर लॉ इज पास्ड इन द पार्लियामेंट इज टू बी इन्फोर्स्ड। इन्फोर्स कौन करता है? मिनिस्ट्रीज आर हेडेड बाय द मिनिस्टर एंड रन बाय ऑफिसर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर ऑफिसर्स। तो ये रन करती है। तो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज इट्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके पास होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। और नंबर ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज होती है, उसके अंदर ये ऑफिशियल्स होते हैं। तो यार देखो, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, मिनिस्ट्रीज का भी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मिनिस्ट्रीज इन इंडिया लिस्ट, देखो ये हमारी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है। जैसे हम लेते हैं ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो हमारे लिए यही मेजर रेलिवेंट है। इसका मिनिस्टर कौन है? इसका मिनिस्टर है बीजेपी की गवर्नमेंट से निर्मला सीतारमण, वो मिनिस्टर है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उनकी सेक्रेटरी है श्री सोमनाथ, टीवी सोमनाथन, टीवी सोमनाथन। ये क्या है? उसका सेक्रेटरी। इनका ईमेल आईडी ये है। अगर आप इनको कोई मेल भेजना चाहो, आपको कुछ लॉ में कुछ गड़बड़ लग रही है तो आप भेज सकते हो इनको। जवाब कितना आएगा डिपेंड करता है, बट हाँ आप भेज सकते हो। बट हाँ अगर कुछ बहुत वैलिड हुआ तो उनको उस चीज़ का वो भी देंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ दिखाते हैं आपको, अगर यहाँ पे दिख जाए तो। इसमें ना लिस्ट होती है, वो नहीं आ रही। एनीवेज, तो मैंने आपको बताया, देखो मिनिस्टर, देखो क्या होता है, गवर्नमेंट किसने बनाई? बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाई, गवर्नमेंट अपनी। उसके अंदर उसने बहुत सारे मिनिस्ट्रीज अलग अलग मिनिस्टर को दिए। जैसे उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसको दिया? निर्मला सीतारमण को। अब निर्मला सीतारमण खुद तो काम करेगी नहीं, निर्मला सीतारमण के नीचे गवर्नमेंट के काफी सारे ऑफिशियल्स होंगे, जो होंगे IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस वाले ऑफिसर्स। उसके नीचे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का डिपार्टमेंट, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे होंगे वो आएंगे। तो बेसिकली उसके थ्रू ये इन्फोर्स कराएंगे लॉ को।
उसके थ्रू ये बेसिकली एग्जीक्यूट कराएंगे लॉ को। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ को एग्जीक्यूट कराती है। लॉ को बनाता है पार्लियामेंट, एग्जीक्यूट कौन कराता है, गवर्नमेंट। तो दिस इज कॉल्ड एज इन्फोर्सिंग द लॉ। और इंटरप्रेट कौन करता है सर, इंटरप्रेट कौन करता है सर, इंटरप्रेट करती है हमारी कोर्ट्स। आपको मेरी बात समझ आई। तो मेजर मिनिस्ट्रीज जो हैं, तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है, जैसे जो मैंने आपको ऑफिशियल्स बताया, अभी दिखाएंगे इसको भी कैसे होता है। तो मिनिस्ट्री इज कंपोज्ड ऑफ एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स नोन एज सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स में आपने नाम सुना होगा आईपीएस, आईआरएस, ये हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, थ्रू अ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो आईआरएस है वो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करे होंगे, निर्मला ताई को। तो मोस्ट मेजर मिनिस्ट्रीज आर हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर हु सिट्स ऑन यूनियन काउंसिल। तो ये देखो सिविक्स वाली बातें हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट को कौन देख रहा है, मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। देखो ये एक बात आपको ना बाद में जाके बहुत रिलेवेंट है, जब आप सीए फाइनल और सीए इंटर के अंदर टैक्स पढ़ोगे तब आपको ये पता होना चाहिए सीबीडीटी क्या होती है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक बोर्ड है जो कि जितने भी हमारे इनकम टैक्स के लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर जो बनाता है, ये सब उसके ऊपर देख रेख, बेसिकली यही सब लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है इनकम टैक्स के। और देखता कौन है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये सब है। देखो यार हमारा ना अब ये टॉपिक बच रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाला टॉपिक, इसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा बहुत ये, साथ में ये। तो ना ये एक काम करता हूँ, इसका ना सेपरेट वीडियो बना देता हूँ अलग से आधे घंटे की, जिसके अंदर हम ये इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको इस चैप्टर के अंदर मजा आएगा। आई नो थोड़ा सा हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, थोड़ा सा बोरिंग है, बट ठीक है ना, अब है हमारे सिलेबस में, कवर तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे पेशेंस बनाने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द क्लास। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।